हेलो बच्चों, मोल कंसेप्ट कर रहे थे ना बच्चों एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, सर 1 U और 1 ग्राम बराबर होता है। बेटा ये 1 AMU ये कितनी छोटी यूनिट है। 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये 1 ग्राम के बराबर है क्या? 1 AMU बहुत छोटा होता है, 10 की पावर -24। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 0.0000024 तक। 1 AMU is equals to 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। बेटा ये बहुत छोटा होता है, 1 AMU कह लो या 1 U कह लो, ये 1 ग्राम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। आपको रिलेशन बताया तो था, 1 AMU और 1 U is also equal to 1 upon any gram. One student say that कि sir 1 AMU and 1 U is equal to 1 gram. How it is possible? 1 AMU is equals to 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। बेटा जब एक एटम का मास निकालते हैं, सुनो इधर मेरी बात सुनो, अगर मैं हीलियम के एक एटम का मास, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हीलियम के एक एटम का मास 4U होता है और हीलियम के एक मोल एटम का मास 4 ग्राम होता है। This is the mass of helium atom. This is mass of helium atom. This is mass of 1 mole helium atom. अगर आप मास नंबर को, मास नंबर, अगर ये मास नंबर, ये जो लिखा जाता है ये मास नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये है 4, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस नंबर के आगे अगर आप ग्राम जोड़ देंगे तो ये मोलर मास हो जाएगा। बेटा ये मोलर मास हो जाएगा, एक मोल का वजन हो जाएगा। और अगर आप इस मास के आगे U जोड़ देंगे तो ये एक एटम का मास हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम, जो कि बहुत कम होता है। एटम का मास कम नहीं होता क्योंकि U की वैल्यू ग्राम में देखो कितनी कम होती है, ग्राम में देखो। तो जहां वर्ड मोलर जुड़ जाता है वहां एक मोल का वजन होता है, और एक मोल आपको मालूम नहीं है, एक मोल मालूम नहीं है क्या आपको? आप बार बार वीडियो को देखोगे तभी तो समझ में आएगा। तो मास नंबर सेम रहता है बेटा, ये मास नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम रहते हैं। बट अगर आप इसके आगे U जोड़ देंगे तो एक एटम का मास है, अगर आप इसके आगे ग्राम जोड़ देंगे तो ये एक मोल एटम का मास है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा समझो मोल के कंसेप्ट में आप मालूम नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम, तो आप इसको ये ना बोलकर एक मोल हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं, एक मोल हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं। किसी सैंपल में अगर इतनी यूनिट, इतनी एंटाइटीज, इतने पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो इसको आप 1 मोल बोल सकते हैं। अगर किसी सैंपल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अगर किसी सैंपल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम आयन है तो आप इस सैंपल को क्या बोल सकते हैं? एक 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन बोल सकते हैं। तो किसी सैंपल के अंदर अगर इतनी यूनिट प्रेजेंट होती हैं तो उसी को तो बोला जाता है क्या? 1 मोल। नोट करो, किसी सैंपल में अगर इतनी यूनिट प्रेजेंट होती है तो उसी को तो बोला जाता है 1 मोल। अरे आपको नंबर चेंज नहीं करना पड़ता, जैसे H2O है, इधर समझो H2O है, जैसे इसका मास 18 है, अगर आप U ले लोगे तो ये एक मॉलिक्यूल का वजन है, और अगर आप इसको 18 ग्राम कर दोगे तो ये एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है। तो दिस इज अ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड दिस इज अ मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और एक मोल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? इतने।
इतने मॉलिक्यूल का वजन है ये, इतने मॉलिक्यूल का वजन है ये एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो किसी भी सैंपल के अंदर अगर 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तो उसको आप 1 मोल कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको फार्मूला पढ़ा चुका था, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करना था। मैंने आपको बताया था अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उसको आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाते हैं। क्यों? मोल्स निकालने का फार्मूला नहीं सिखाया था? मोल्स निकालने का फार्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, किसी सैंपल में अगर पार्टिकल्स आपको गिवन कर रखे हैं डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर, एंड एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू द 6.022 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, अगर किसी सैंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके गिवन है तो उसे अगर आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो उसके मोल्स आ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहली कहानी मोल्स निकालने की, और मोल्स निकालने का ये है गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। सब सिखा चुका हूं मैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये भी मोल्स का फार्मूला होता है, ठीक है। और मोल्स का दूसरा फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये दो फार्मूला मैंने बेसिकली आपको सिखाए थे, एक गैस का भी सिखाया था एसटीपी पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, है ना। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, सेकंड लेक्चर है मोल का, शायद मोल लेक्चर, न्यूमेरिकल का मोल का लेक्चर 2 है शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले मैं ये बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितने के बराबर होता है? 1e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कुछ चीजें नोट करा करो, एक e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10⁻31 kg, बहुत कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितने के बराबर होता है? 1.6 into 10⁻⁻19। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10⁻31 kg। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालिए। अच्छा, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर करते हैं, सॉल्यूशन। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Na के बराबर। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Na 6.022 into 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? मल्टीप्लाई विथ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बोलो, अगर मुझे एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है तो आप पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। मान लो अगर मुझे 4 बच्चों की फीस निकालनी है तो मैं एक बच्चे की फीस निकालूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप समझो ना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Na, और हर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर सॉल्यूशन करूं, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Na को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 into 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे, एक वैल्यू आएगी 96500 कूलम। बच्चों, इस वैल्यू को कहते हैं 1 फैराडे। आगे बढ़ोगे 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, इसे फैराडे कांस्टेंट भी बोलते हैं। 1 फैराडे की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ एक नोट करके पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ एक नोट करके पॉइंट लिख रहा हूँ, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन कहीं पर है तो उन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। सिमिलरली चार्ज ऑन
n मोल इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास n मोल इलेक्ट्रॉन है तो उन पे चार्ज कितना होगा, n फैराडे। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ दिख रहा है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है। तो बताइए n मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, n फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर 1 फैराडे है तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, n फैराडे। ये पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप एक सिंपल सा क्वेश्चन ये लिख लीजिए, फिर करते हैं आगे। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। ये आपको 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है उसमें बड़ी मदद करेगा। वहां पूछा जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो बड़ा आसान है। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका हो चुका है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अच्छे से नोट करिएगा। मोलर मास जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मास होता है। और जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक एटम एक मॉलिक्यूल का मास होता है। समझ गए? चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन। चलिए एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नोट करिएगा अच्छे से। इजी क्वेश्चन पेपर में आता है, केवी2 के पेपर में आता है 3 मार्क्स में। क्वेश्चन है, in 3 moles of C2H6, 3 moles हैं C2H6 के, calculate the following। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन। कैलकुलेट द फॉलोइंग, पहला पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। पहला पार्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तीसरा पार्ट करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। ये 3 पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। ये पहला क्वेश्चन हमारा है। 3 moles of C2H6 calculate the following the number of moles। अच्छा यहाँ पर मैं एक अब सॉल्यूशन करूंगा, पहले आप क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एनसीईआरटी का एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 3 मोल्स है मेरे पास। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 1 मोल ऑफ C2H6, 1 मोल C2H6 ने 1 मोल ऑफ C2H6 लिखा आपने, 1 मोल ऑफ C2H6 ने कितने मोल कार्बन के छुपा रखे? 1 मोल C2H6 ने कितने मोल कार्बन के छुपा रखे? 1 mole of C2H6 contain 2 moles of carbon। 1 मोल C2H6 के अंदर 2 मोल कार्बन के हैं। तो ये बताइए 3 मोल C2H6 contain 6 moles of carbon। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1 मोल C2H6 2 मोल कार्बन कंटेन करता है। 1 मोल C2H6 के अंदर 2 मोल कार्बन छुपा होता है, तो 3 मोल C2H6 के अंदर कितने मोल कार्बन छुपा होगा? बहुत आसान है। सिमिलरली 1 मोल C2H6 में 1 मोल C2H6 में कितने मोल हाइड्रोजन छुपा हुआ है? कंटेन 6 मोल्स ऑफ कार्बन। 1 मोल C2H6 में कितने मोल कार्बन है? 6 मोल कार्बन है। 1 मोल C2H6 में 6 मोल कार्बन है। 1 मोल C2H6 contains 6 मोल कार्बन। Then 3 मोल C2H6 contain 6 into 3 moles of, sorry यहाँ हाइड्रोजन है, 6 into 3 mole of hydrogen means 18 mole of hydrogen। 1 मोल C2H6 में 6 मोल्स हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 मोल C2H6 में 18 मोल हाइड्रोजन होंगे, तो दूसरा पार्ट भी हो गया। ऐसे ही करना है आपको। एनसीईआरटी में इसी तरीके डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, तो 1 मोल C2H6 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एनी मॉलिक्यूल होंगे, तो बताइए 3 मोल C2H6 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3 मोल C2H6 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? आंसर आ गया 3 N।
इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3 मार्क्स बड़े आराम से कर देंगे आप लोग, उम्मीद है मुझे। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 1 मोल C2H6 के अंदर 2 मोल्स कार्बन होते हैं तो 3 मोल C2H6 के अंदर 6 मोल कार्बन होंगे। 1 मोल C2H6 के अंदर 6 मोल हाइड्रोजन होते हैं तो 3 मोल C2H6 के अंदर 18 मोल हाइड्रोजन होंगे। 1 मोल C2H6 में नंबर ऑफ पार्टिकल Na होते हैं तो 3 मोल के अंदर कितने होंगे? 3 Na होंगे। सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन कर देना, Na की वैल्यू रख देना। सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन करना तो बड़ा आसान है, Na की वैल्यू रख देना। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। आपको अच्छी तरह मालूम है जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम 1123, ठीक है, सोडियम है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है, न्यूट्रल का क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल का क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल का क्या मतलब है? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ये मतलब है न्यूट्रल का। न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस अगर मैं आपके पास सोडियम 1123 लिख दूं, दिख रहा है ना आपको, तो इसके अंदर हमारे पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए? अब मान लीजिए मैं आपको Na+ दे दूं, तो Na+ कब बनेगा? जब इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो लूज करते नहीं, इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ये बनेगा Na+। Na+ कब बनेगा? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Na+ कब बनेगा? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसके पास प्रोटॉन कितने हुए? 11 प्रोटॉन हुए, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं Na+ की बात करूं तो Na+ के अंदर हर आयन, हर सोडियम आयन के ऊपर कितना चार्ज है? कितना प्लस चार्ज है? मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम के ऊपर, हर एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है? हर एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है? तो चार्ज है 1E+ का, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इसने 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लूज किया है, तो हर एक सोडियम आयन के ऊपर चार्ज कितना है? 1E। इसने 1E चार्ज लूज किया है। भाई सोडियम आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसने कितना चार्ज लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लूज किया है। क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई अगर मान लो जैसे ये नाइट्रोजन है, इसने 3- चार्ज है, इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसके पास 7 प्रोटॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताइए इसने कितना चार्ज गेन किया है? ईच आयन ने कितना चार्ज गेन किया है? हर एक ईच आयन ने जो चार्ज गेन किया है वो 3E है, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसने कितना चार्ज लूज किया है? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसने कितना चार्ज गेन किया है? 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बेटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में तो होता है। तो अगर इसने 3, इसके ऊपर 3- है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गेन कर लिया है। इसके ऊपर 1+ है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लूज कर दिया। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लूज कर दिया, इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गेन कर लिया। चार्ज लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। अगर किसी के ऊपर 2+ चार्ज है तो उसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लूज किया है। किसी के ऊपर अगर 2- है तो उसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गेन किया है। तो जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही लूज और गेन होता है। क्वेश्चन सुनिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 2, 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम आयन, 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम आयन। सोडियम का मास 23 होता है, सोडियम का मोलर मास 23 होता है। पहला पार्ट पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। दूसरा पार्ट पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी बहुत आसान है, निकालिए। और तीसरा पूछ रहा है चार्ज इन कूलम, चार्ज इन कूलम, कितना चार्ज? चार्ज इन कूलम, चार्ज इन कूलम। इतनी सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। 2.3 ग्राम सोडियम आयन है और सोडियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 23 ग्राम पर मोल। ये 1 मोल का वजन है,
23 ग्राम पर मोल। समझ गया? सबसे पहली कहानी अभी आपने लिखा था, जब मैंने कहीं लिखा था Na+, तो मैंने आपको बताया था इस Na+ के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, हर एक आयन में 11-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर एक सोडियम आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज हर एक आयन के ऊपर, आयन के ऊपर बात कर रहा हूं, चार्ज होता है वो होता है 1E+ का। कितना चार्ज होता है? 1E। हर एक सोडियम आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1E। और E किसके बराबर होता है आपको मालूम है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बेटा ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, हल्का सा, ये हल्का सा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी में नहीं है ये। Na+ के पास 11 प्रोटॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लूज किया है। अगर मैं 3- लगा देता तो इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गेन किया है। चार्ज लूज और गेन इलेक्ट्रॉनिक के टर्म्स में होता है। तो सबसे पहला हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले इसमें मोल्स निकालेंगे। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसमें मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लीजिए सोडियम आयन के। तो सोडियम आयन के जो मोल्स होंगे वो है वजन कितना दे रखा है? वजन कितना दे रखा है? 2.3 ग्राम डिवाइडेड बाय 23। तो मोल्स आ गए सोडियम आयन के 0.1 मोल। 0.1 मोल आ गए। अच्छा, ये एक आयन में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है? 1E। अब जरा पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ए पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये बताइए, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में कितने होंगे? 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे भैया, एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में कितने होंगे? 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर 0.1 मोल में कितने होंगे? 0.1 × 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इतने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे एक सोडियम आयन में, इधर ऐसा समझो, एक सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल सोडियम आयन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। और 1.1 मोल सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0.1 मोल सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0.1 × 10 मोल इलेक्ट्रॉन। 0.1 × 10 मोल कितना हो गया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ। Na इलेक्ट्रॉन्स। लो आंसर आ गया। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे भैया, एक सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल सोडियम आयन में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। 0.1 मोल सोडियम आयन में 0.1 × 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर आ गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक मोल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं Na इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल में Na इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चलिए फिर वही कहानी। एक सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन है, तो एक मोल में कितने होंगे? 11 मोल प्रोटॉन होंगे। अरे एक सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन है, तो एक मोल सोडियम आयन में कितने प्रोटॉन होंगे? 11 मोल प्रोटॉन होंगे। तो फिर 0.1 मोल सोडियम आयन में, 0.1 मोल सोडियम आयन में कितने प्रोटॉन होंगे? 0.1 × 11 मोल प्रोटॉन। ये आ गया 1.1 मोल प्रोटॉन। और 1.1 मोल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई विथ Na, इतने प्रोटॉन होंगे। 1.1 × Na। अरे भैया, एक मोल में Na होते हैं ना, एक मोल में Na होते हैं, तो 1.1 मोल में कितने होंगे? 1.1 × Na। देखो यार, ऐसे समझते हैं, एक सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन होते हैं, तो एक मोल सोडियम आयन में कितने मोल प्रोटॉन होंगे? 11 मोल प्रोटॉन होंगे। 11 गुना ज्यादा है ना। अगर मैं 1 मोल सोडियम आयन लूंगा तो 11 मोल प्रोटॉन होंगे। तो अगर मैं 0.1 मोल सोडियम आयन लूंगा तो उसमें 0.1 × 11 होगा, जो कि 1.1 होगा।
तो 1.1 मोल आ गए किसके, प्रोटॉन के, और फिर 1 मोल किसके बराबर होता है, Na के, तो 1.1 कितने के बराबर होगा, 1.1 into Na, 1.1 into Na। 11th क्लास इतनी मजाक नहीं है ना बेटा, आप समझ रहे हो 11th क्लास 10th जैसी होगी, तो ये गलत फहमी है। कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए ना। बेटा ठीक है, कितने पार्ट हो गए, 2 हो गए। अच्छे से मन लगा के 2-2 बार देखो वीडियो में, बेटा संघर्ष है। ये 10th वाले न्यूमेरिकल नहीं है जो तुरंत आप लोग 1 मिनट में कर लेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। चार्ज इन कूलम, देखो बड़ा आसान है, चार्ज इन कूलम निकालो। ये बताओ, यहां कर रहा हूं मैं सी पार्ट, ईच सोडियम आयन, ईच सोडियम आयन पे चार्ज कितना है, ईच सोडियम आयन पे चार्ज है 1 ई की वैल्यू जानते हैं आप, E की वैल्यू जानते हो 1.6 into 10 की पावर -19। ईच सोडियम आयन पे चार्ज है 1 E, तो बताइए 1 मोल सोडियम आयन पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन 1 मोल सोडियम आयन इज इक्वल टू द 1 मोल, ईच मोल सोडियम आयन पे चार्ज कितना होगा, 1 मोल सोडियम आयन के अंदर, सुनना बहुत है, ईच सोडियम आयन के ऊपर चार्ज 1 E है, तो बताइए 1 मोल में कितने सोडियम आयन होते हैं, 1 मोल में सोडियम आयन होते हैं Na, और हर एक सोडियम आयन के पास कितना चार्ज है, इनटू 1 E, यही होगा ना। चार्ज ऑन 1 मोल सोडियम आयन, एक सोडियम आयन पे बेटा 1 E चार्ज है, तो 1 मोल में कितने सोडियम आयन होते हैं, 1 मोल में सोडियम आयन होते हैं Na+, और हर एक सोडियम आयन पे कितना चार्ज है, 1 E। अब जरा मुझे ये बताइए कितने कितने मोल के लिए निकालना है, तो ये बताइए मुझे जल्दी से बताना, चार्ज ऑन 0.1 मोल सोडियम आयन, 0.1 मोल सोडियम आयन पे चार्ज कितना होगा, 0.1 मोल सोडियम आयन पे चार्ज कितना होगा, तो वो होगा 0.1 into Na into 1 E। भाई 1 मोल पर इतना चार्ज है, तो 0.1 मोल पर कितना होगा, 0.1 into Na into 1 E, इसको सॉल्व कर लो, 0.1 6.022 into 10 की पावर 23 into 1.6 into 10 की पावर -19, ये आंसर आ जाएगा 9650 कूलम, ये आंसर आ जाएगा 9650 कूलम। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा था जो आपको करना चाहिए था, नॉट इन एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में नहीं, रफ कर दो, रफ कर दो, ठीक है। चलिए, एक सोडियम आयन पे चार्ज है 1 E, 1 मोल सोडियम आयन Na+ के ऊपर चार्ज कितना होगा, Na into 1 E, ठीक है। नंबर ऑफ सोडियम आयन इनटू चार्ज ऑन ईच सोडियम आयन, नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने, Na into 1 E। तो बताओ चार्ज ऑन 0.1 मोल में कितना होगा, ये 1 मोल में था तो 0.1 में इतना होगा, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। चलिए रफ कर दूं। हम आते हैं अगली कहानी पर, एक इजी सा न्यूमेरिकल है, उसे भी करते हैं। फिर बहुत क्वेश्चंस करने होते हैं पहले बच्चों, तब जाके आप अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे। एक इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, a sample of ozone having 18.066 into 10 की पावर 24 molecule of ozone, a sample of ozone having 18.066 into 10 की पावर 24 molecules of ozone, पूछ रहा है फर्स्ट
ए पार्ट कैलकुलेट द मोल्स, कैलकुलेट द मोल्स, एंड सेकंड पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपसे वो दो चीजें पूछ रहा है। एक सैंपल है ओजोन का जिसका मास 18.066 है इंटू 10⁻24 है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, कैलकुलेट द मोल्स। मान लो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक सैंपल है, सैंपल में क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, सैंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ओजोन के कितने मॉलिक्यूल है, पार्टिकल का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये बताओ ये मोल्स निकालने का तरीका क्या है, मोल्स निकालने का तरीका ये है कि आप इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन इनको डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 18.066 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितने मोल्स आ जाएंगे, 30 मोल्स आ जाएंगे। तो आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, इसके 30 मोल्स निकाल दिए। मोल्स आ जाएंगे, आ गए 30 मोल्स आ गए। अब क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने हैं, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, 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 एक मॉलिक्यूल ओजोन कितने ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है, 3 ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल के अंदर ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल अगर आप ओजोन का लेंगे तो उसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो अगर आप 18.066 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल लेंगे ओजोन के, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, उसमें एटम होंगे 3 इंटू 18.066 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल में ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल है ना ओजोन के, तो उसमें कितने एटम होंगे, बहुत आसान है, बोलो। ऐसे भी कर सकते, एक तरीका तो ये था, एक और तरीका था, ये आपने किसके मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकाले हैं, किसके मोल्स निकाले हैं, ओजोन के। अच्छा, अगर मैं 1 मोल, एक और तरीका बता रहा हूं, अगर मैं 1 मोल ओजोन लूंगा तो कितने मोल होंगे ऑक्सीजन एटम के, कंटेन 3 मोल ऑक्सीजन एटम। एक मोल ओजोन में कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, 3 मोल। तो मुझे ये बताइए 30 मोल ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 30 मोल ओजोन कंटेन 90 मोल ऑक्सीजन एटम। और एक मोल में कितने एटम होते हैं, Na, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे 90 इंटू Na। ये आंसर भी है, ये अल्टरनेट मेथड है कैलकुलेट करने का, ये अल्टरनेट मेथड है कैलकुलेट करने का, करो, ये अल्टरनेट मेथड है कैलकुलेट करने का, बोलो, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे तो चीजें हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतर है। 3 what mass of ऑक्सीजन गैस, और आपको मालूम है ऑक्सीजन गैस नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2। what mass of oxygen gas is present in
2 liter vessel, present in 2 liter vessel at 5 atm pressure and 300 Kelvin। बेटा ये एसटीपी की कहानी नहीं है, ये एसटीपी की कहानी नहीं है। मैंने क्या बताया था, गैस की। ये एसटीपी कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना। तो जब एसटीपी नहीं लिखा तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गैस के कौन सा फार्मूला लगता है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। द गैस इज नॉट एट एसटीपी। अगर गैस एसटीपी पे होती है, अगर गैस एसटीपी पे होती है तो उसके मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है? किसी गैस के मोल्स एट एसटीपी पे निकालने का तरीका क्या होता है? किसी गैस के मोल्स एसटीपी में निकालने का तरीका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, एंड मोलर वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो लिया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना मानते हैं हम लोग ओल्ड में? 22.4 लीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? किसी भी गैस के मोल्स अगर एसटीपी पे निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। बट अभी आपको मालूम है करंट में कितना चल रहा है? 22.7 है ना। ये ओल्ड था, आज भी कैलकुलेशन तो ओल्ड से ही करते हैं, बट यहाँ कहीं पर कंडीशन एसटीपी की नहीं दे रखी, इसे नोट कर लो सही से। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एसटीपी नहीं दे रखा। आपको मालूम है पी दे रखा है आपको 5 एटीएम, वॉल्यूम दे रखा है आपको 2 लीटर, आर की वैल्यू आपको मालूम है लीटर एटीएम में कितनी बताई थी? याद करो, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन बताई थी। ये आर आपका बताऊं कौन डिसाइड करता है? प्रेशर और वॉल्यूम। अगर प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में, तो इस आर की वैल्यू नियरली इक्वल कितने की थी? 1/12। अगर सब पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। 1/12 की इक्वल थी। तो P आपको मालूम है 5, वॉल्यूम आपको मालूम है 2, N का मतलब है मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास 32। मोल्स निकालने का तरीका नहीं होता, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना होगा? 32 ग्राम। आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर केल्विन में 300, 5 × 2 10, और एक से ये 0 मर गया। ठीक है, 6 2 = 12, 6 5 = 30। तो आंसर आ गया वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ग्राम इज 64/5। ये तो पूछ रहा है 64/5। टेम्परेचर कितना दे रखा था इस क्वेश्चन में? 300 केल्विन। अच्छा, मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? डायरेक्ट फार्मूला लगाए। बेटा ये याद रखना, ये वाला फार्मूला एसटीपी के लिए वैलिड है। ये वाला जो है उस पर लिखा होना चाहिए कंडीशन एसटीपी है, वरना आप लगा नहीं पाएंगे ये वाला फार्मूला। तो ये मैंने क्वेश्चन एक आसान से सॉल्व कर दिया। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाना था। आर की वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम पर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। रफ कर दो उसको। ये कोई भी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है। Question is important. Crystal of copper sulfate है ना, crystal of copper sulfate CuSO4.5H2O। अच्छा, इन वाटर मॉलिक्यूल को जानते हो क्या बोला जाता है? वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा आपने। किसी क्रिस्टल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके वॉइड में, उनके खाली जगह में, क्रिस्टल में खाली जगह होती है ना, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। CuSO4.5H2, इस CuSO4.5H2O का वजन दे रखा है 50 ग्राम। हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फाइंड मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट। इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉपर का मास 64 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, सल्फर का मास 32 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए आप मोलर मास निकाल लीजिए कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O का। मोलर मास निकाल सकता है आप में से कोई? कैसे निकालेंगे? कॉपर का मास 64, सल्फर का 32, ऑक्सीजन कितने हैं? 16 इंटू 4, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 5, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18। ये आ जाएगा 250 ग्राम। मोलर मास आ गया किसका? कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2। चलिए आप इसके मोल्स निकाल लीजिए। CuSO4.5H2O के मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O बताइए कितने होंगे, जल्दी बताइए। इसका वजन कितना है? 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 250, ये आ गया 1/5, मतलब कितने आ गए? 0.2। किसके मोल्स आ गए? अच्छा, अगर मैं 1 मोल CuSO4.5H2O लेता हूं तो इसमें कितने मोल वाटर छुपा हुआ है? जल्दी बताओ। अगर मैं 1 मोल CuSO4.5H2O लेता हूं तो इसमें कितने मोल वाटर छुपा हुआ है? 5 मोल। सॉरी, 1 मोल कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O में कितने मोल वाटर छुपा हुआ है? 5 मोल। तो मुझे ये बताइए 0.2 मोल CuSO4.5H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल छुपे हुए हैं? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नॉट इन एनसीईआरटी। 1 मोल CuSO4.5H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल छुपे हुए हैं? 5 मोल। तो 0.2 मोल कॉपर सल्फेट में कितने मोल छुपे होंगे? 0.2 इंटू 5, 5 मोल है ना। कितने मोल मिल गए वाटर के? 0.2 मोल कॉपर सल्फेट के अंदर कितने मोल वाटर के हैं? 1 मोल, 1 मोल है ना। और 1 मोल वाटर का वजन कितना होता है? 18 ग्राम। आपको मालूम है ना, ये आंसर है। अच्छा, बड़ा आसान है। मैंने इसके मोल्स निकाले, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मैंने इसके मोल्स निकाले। इसके मोल्स निकालने के बाद उसके अंदर कितने वाटर के मोल्स हैं वो निकाले। कैसे निकाले? 1 मोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर 0.2 मोल कॉपर सल्फेट 5H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मोल्स होंगे? 0.2 इंटू 5, तो 1 मोल आ गया वाटर का। 1 मोल का वजन कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम। 1 मोल वाटर का वजन कितना होता है? 18 ग्राम। नोट करो, जल्दी नोट करो। अच्छा, मैं इसका एक फॉर्मूला बता सकता हूँ, इसका मैं एक फॉर्मूला बता सकता हूँ। बताओ, ट्रिक बताओ। चलो ट्रिक बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं, डायरेक्ट है ना। देखते हैं, चेक करते हैं आंसर। इतना लंबा नहीं करते हम लोग, मैं इतना लंबा नहीं करता। अच्छा, आप पूछेंगे कैसे सर? मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, ये बताओ, मास ऑफ वाटर निकालना था, मास ऑफ वाटर निकालना था, मास ऑफ वाटर निकालना था ना, मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना था, मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना था। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, हम बनाते हैं। चलो, मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने के लिए पहले आपने इस कॉपर सल्फेट के मोल्स निकाले। तो आपने क्या लिया? वेट ऑफ कॉपर सल्फेट, सैंपल, सैंपल भी कह सकते हैं आप इसे, वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास।
डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास नहीं निकाला था, कैसे कैसे निकाला था? कॉपर का मास 64, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 18। ये किसके मोल्स आ गए? चलो अच्छा ये बताओ, ये किसके मोल्स हैं? ये किसके मोल्स हैं? जल्दी बताओ, ये किसके मोल्स हैं? ये मोल्स है कॉपर सल्फेट के, ये आ गए। अब एक मोल कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मोल्स हैं? 5। तो इतने मोल कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मोल्स होंगे? मल्टीप्लाई विद 5। अरे ये आ गया किसके मोल्स आ गए? ये मोल्स आ गए किसके? मैं आपको ऐसे ट्रिक बता रहा हूं, मोल्स ऑफ CuSO4.5H2, ये इसके मोल्स आ गए। एक मोल कॉपर सल्फेट में कितने मोल वाटर के हैं? 5। तो इतने मोल कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मोल होंगे? मल्टीप्लाई विद 5। मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया इसको 5 से, ये किसके मोल्स आ गए? ये मोल आ गए वाटर के, मोल आ गए वाटर के। जितने ग्राम भी कॉपर सल्फेट दे रखा है उसके अंदर मोल आ गए वाटर के। एक मोल वाटर का वजन कितना होता है? एक मोल वाटर का जो वजन होता है, एक मोल वाटर का जो वजन होता है वो होता है 18 ग्राम। एक मोल वाटर का जो वजन होता है वो होता है 18 ग्राम, होता है ना? एक मोल वाटर का वजन 18 ग्राम। तो इतने मोल वाटर का वजन कितना होगा? मल्टीप्लाई विद 18। भाई इतना मोल्स आ गए कॉपर सल्फेट के, इतने मोल्स आ गए कॉपर सल्फेट के। एक मोल कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मोल्स होते हैं, तो इतने मोल कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मोल होंगे? मल्टीप्लाई विद 5। एक मोल का वजन 18 ग्राम होता है, तो इतने मोल वाटर का वजन कितना होगा? मल्टीप्लाई विद 18। तो ये आ जाएगा। यहां तक जैसे आप अंडरलाइन करेंगे, अब आप चेक कर सकते हैं, मेरा आंसर चेक कर सकते हैं। यहां तक जो चीज आएगी वो आएगी मास ऑफ वाटर। ये मैंने फॉर्मूला बना लिया। चलिए चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। आपका बताइए वेट ऑफ कॉपर सल्फेट कितना दे रखा था? 50 ग्राम सैंपल का वजन, डिवाइडेड बाय इसका मास 250 इंटू 5 इंटू 18। 5 से 50 टाइम्स, 50 से 50, आंसर आ गया 18। देखिए जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया मोल्स ऑफ वाटर, और जब आपने 18 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको मिल गया है वाटर का वेट। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। चलिए एक और में चेक करते हैं। एक मोल वाटर का वजन 18 ग्राम होता है। बेटा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 11th क्लास के, एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको ये, ठीक है? ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड दे दूं Na2S2O3.5H2, इसमें आप मुझे बताइए मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप मुझे इसके अंदर बताइए मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे बताएंगे? चलिए इसका वजन मान लेते हैं W ग्राम। जल्दी बताइए फॉर्मूला क्या होगा? मैं बताऊं वाटर मॉलिक्यूल, इसका वजन W ग्राम, सैंपल का वजन, डिवाइडेड बाय सभी का मास कितना होगा बताओ? सोडियम का मास होता है 23 इंटू 2, सल्फर का मास होता है 32 इंटू 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 3, प्लस वाटर का मास होता है 18 इंटू 5। अच्छा ये किसके मोल्स आ गए? ये इस सैंपल के मोल्स आ गए। मोल्स आ गए सैंपल के, इस सैंपल के मोल्स आ गए। आ गए। हर सैंपल में कितने वाटर के मोल्स हैं? 5। जितने सैंपल के मोल्स होंगे उसके 5 गुना वाटर के मोल्स हैं। तो यहाँ सैंपल के मोल्स जितने हैं उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 5 का। ये किसके मोल्स आ गए? जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, ये किसके मोल्स आ गए? वाटर के। हर एक मोल वाटर में कितना वजन होता है? 18 ग्राम। तो इतने मोल का वजन कितना होगा? मल्टीप्लाई विद 18। ये आंसर आ गया ग्राम में। किसका मास आ गया? ये मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे बताना। ये मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा ये मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ाया है, ठीक है? एक आध न्यूमेरिकल और रह गए हैं, वो आपको करा दूंगा मैं। इतना कर लीजिए आप।